किसी भी रियासत में दो प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे, मेरी कई बार ये बात बताई हुई है आपको। वह भूमि जो सामंतों के पास होती थी, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास होती थी, उसको बोलते जागीर। वह भूमि जो डायरेक्ट राजा के पास हुआ करती थी, उसको बोलते थे खालसा। दो प्रकार के एरिया होते। सामंतों के पास जो जमीन है वो तो जागीर कहलाती, जो केंद्रीय नियंत्रण में राजा के पास में हुआ करती थी उस जमीन को खालसा बोलते थे। सेंट्रल के नियंत्रण में जो जमीन हुआ करती थी उसको खालसा कहा जाता था। जागीर में दो आंदोलन पढ़े हमने, एक बिजोलिया और एक बेगू। पर यहां पे खालसा क्षेत्र में भी आंदोलन हुआ था। चित्तौड़ के आसपास वाले इलाके में खालसा क्षेत्र के अंदर भी एक आंदोलन किया गया था। तो मेवाड़ रियासत में जागीरी क्षेत्रों में तो बिजोलिया और बेगू में भी हुआ था, पर खालसा क्षेत्र में भी आंदोलन हुआ था। ये वाला जागीर क्षेत्र वाला आंदोलन जो कर रहे थे वो दोनों जगह पे धाकड़ किसान थे, पर जो खालसा क्षेत्र में आंदोलन किया गया था ये जाट किसानों के द्वारा किया गया था। ये याद रखना। मुझे याद है एक बार क्वेश्चन था कि मेवाड़ रियासत के खालसा क्षेत्र में कौन सी जाति के किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था, तो जाट किसानों द्वारा किया गया था। क्योंकि अक्सर हम मेवाड़ जब पढ़ते हैं तो धाकड़ों पे आगे सीमित हो जाते हैं, क्योंकि बिजोलियां बेगू वाले हमारे दिमाग में ज्यादा घुसे हुए रहते हैं। तो थोड़ा सा इसको अलग से आपने तैयार कर लेना भाई। खालसा क्षेत्र में आंदोलन, मेवाड़ रियासत के खालसा क्षेत्र का आंदोलन था। चित्तौड़ वाले इलाके के आसपास वाले बेल्ट के अंदर ये जाट किसानों द्वारा किया गया था। सिंपल दो तीन सी बातें। आंदोलन की मांग क्या हो सकती है? लगान कम कर दो, लाग बाग मतलब अन्य टैक्स जो भी है ना, अदर टैक्स जो भी हुआ करते थे, जैसे पढ़ते हैं ना 84 प्रकार के टैक्स हैं, तो बाकी जो टैक्स लगते थे वो कम कर दो। बेगार, जो फोर्सफुली लेबर ली जाती थी आपसे, उसको बेगार कहते थे, तो बेगार खत्म कर दी जानी चाहिए। लगान मतलब लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व है। वैसे तो आपने आमिर खान की मूवी देखी रखी होगी, लैंड रेवेन्यू और भू राजस्व को कहा करते थे। ये सब खत्म कर दिए जाने चाहिए इस वजह से। और यदि आप ये खत्म नहीं करोगे तो हम अपनी जमीन पड़त रखेंगे। पड़त मतलब हम इसमें खेती करेंगे नहीं, और खेती नहीं करेंगे तो आपको टैक्स भी कहां से देंगे। तो ये उनकी धमकी थी एक तरीके से। सबसे पहले उदयपुर के अंदर किसान इकट्ठे हुए, किसानों का सम्मेलन हुआ, और इसी के अंदर ये मांगे थी जो पिछले में हमने मांगे पढ़ी कि लगान के अंदर कमी लाई जाए, या भू राजस्व लैंड रेवेन्यू में कमी लाई जाए, लाग बाग जो अदर टैक्स है उनमें कमी लाई जाए, जो बेगार है उसको समाप्त कर दी जाए। और ये सब नहीं करोगे तो हम भूमि क्या कर देंगे, पड़त कर देंगे। किसानों ने सम्मेलन किया, राजा के साथ में बातचीत करने के प्रयास भी किए, लेकिन बातचीत सफल हुई नहीं। तो किसानों ने वापस उदयपुर में, तो क्या था, अप्रैल 1921 में फिर पड़ोली नाम का गांव है, वहां पर दोबारा इन लोगों ने सम्मेलन किया। और जब ये बात नहीं मानी गई तो कहा भाई अब तो संगठन बना के ढंग से आंदोलन करना पड़ेगा। हम इकट्ठे हो गए, हमने मांगे रखी, लेकिन मांगे नहीं मानी गई। किसके माध्यम से किया जाए? तो हर जगह पे अपने यहाँ पे राजस्थान में प्रत्येक जाति की पंचायतें हुआ करती थी, खाम पंचायतें जिनको बोलते हैं, कास्ट पंचायत जो हुआ करती थी। तो कहा भाई कास्ट पंचायतों के माध्यम से आंदोलन चलाया जाएगा। पर पड़ोली में केवल कास्ट पंचायतों ने भाग नहीं लिया। कास्ट पंचायतों तो थी, अलग अलग गांवों में अलग अलग जातियों के जो भी पंचायतें बनी हुई थी, बेसिकली ज्यादातर जाट किसान थे, तो उनके साथ दूसरे भी लोग जुड़ गए। जातीय पंचायतों ने तो भाग लिया। इधर भी राजस्थान सेवा संघ आया भाई। अब राजस्थान सेवा संघ को देखिए आप, सब जगह पे जुड़ा हुआ है राजस्थान सेवा संघ, क्योंकि विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ये आंदोलन करने वाले। राजपूताना मध्य भारत सभा भी इधर आई। राजपूताना मध्य भारत सभा ने भी भाग लिया, और इनकी तरफ से एक बंदे आए थे, कन्हैयालाल कलंत्री, बड़े नेता थे, इसलिए मैं नाम लिख रहा हूं तो इनका नाम थोड़ा याद रखना कि राजपूताना मध्य भारत सभा की तरफ से कौन आया था। तो कन्हैयालाल कलंत्री ने इसके अंदर भाग लिया था। और इस पड़ोली वालों में उन्होंने दो बातें कही कि भाई अपने को आंदोलन चलाना है तो वैसे ही चलाना पड़ेगा जैसे बिजोलिया वाले चला रहे हैं। क्योंकि बिजोलिया वाला ना, आप देखो 1921 के आसपास वहां समझौते की सुगबुगाहट आयोग वगैरह बन रहे हैं, तो इन्होंने कहा जैसे बिजोलिया में चल रहा है वैसे अपने आंदोलन चलाया जाए, नॉन वायलेंट अहिंसक तरीके से बिजोलिया की तरह चलाया जाए। और अगली मीटिंग अपने करेंगे मातृकुंडिया में। चित्तौड़गढ़ जिले में एक जगह पड़ती थी मातृकुंडिया, तो आंदोलन बिजोलिया की तरह चलाएंगे, मातृकुंडिया में अगला सम्मेलन, अगली मीटिंग की जाएगी। पहली मीटिंग किसानों की उदयपुर में भी, टैक्स कम करो, लागबाग कम करो, बेगार कम करो, ये नहीं करोगे तो हम जमीन पड़त कर देंगे, हम खेती नहीं करेंगे आपकी।
बातें नहीं मानी गई तो कहा जातीय पंचायतों के माध्यम से आंदोलन चलाएंगे। पड़ोली में वापस इकट्ठे हुए, जातीय पंचायतों के साथ राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा के लोग भी आए। राजपूताना मध्य भारत सभा के कन्हैयालाल कलंतरी आए और इसमें बात की गई कि बिजोलिया की तरह नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाया जाएगा और अगला सम्मेलन है मातृकुंडिया के अंदर किया जाएगा। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया मैं आगे और बताऊंगा आपको कि चित्तौड़गढ़ जिले में एक जगह पड़ती है जिसको हम राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। पवित्र जगह है और आसपास के लोग हैं जो वहां पर अस्थि विसर्जन करने के लिए आते हैं। अपने कोई मृत्यु किसी की हो जाती है तो नॉर्मल भाषा में कहते हैं फूल तिराने, तो फूल वगैरह तिराने के लिए जाते हैं, तो हरिद्वार वगैरह जाते हैं। तो वैसे आसपास के लोग यहाँ मातृकुंडिया भी आते हैं, तो इसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है इस जगह को। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया वापस इकट्ठे हुए किसान और वापस दो बातें रखी। ये तो लगान में कमी लाई जाए और एक बड़ी जोरदार सी दूसरी मांग, मैं वापस पुराना पढ़ाया हुआ उसे मैं जोड़ के बता रहा हूं। अफीम के खेती बंद कर दी गई थी अपने, मैंने बताया था पहले अपने यहाँ पर अफीम की खेती हुआ करती थी। फिर अंग्रेजों ने जब अफीम के व्यापार पर एकाधिकार किया तो अपने यहाँ की अफीम की खेती वगैरह बंद करवा दी गई थी। हालांकि राजाओं को उसके लिए मुआवजा दिया गया था, राजाओं ने भी आगे किसानों को मुआवजे वगैरह बांटे थे, पर मैंने कहा था कि ये मुआवजा उतना नहीं था जितना राज्य को इससे कमाई हुआ करती थी। तो उन लोगों ने कहा भाई हमें कंपनसेशन दो, हमारी अफीम की खेती जो आपने बंद करवाई है इसकी क्षतिपूर्ति दी जाए, हर्जाना दिया जाए, इसका कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। हालांकि राज्य ने इनकी कुछ बातें मान ली थी, आंदोलन बंद करवा दिया था, क्योंकि मेवाड़ की सरकार ये नहीं चाहती थी कि बिजोलिया बेगू में तो चल ही रहे हैं, जागीरों में तो चल ही रहे हैं, खालसा के अंदर आंदोलन और नहीं चलना चाहिए, तो उन्होंने बाद में इसको बंद करवा दिया। याद रख लेना भाई, सिर्फ 3 सम्मेलन याद रखना, उदयपुर, पड़ोली, मातृकुंडिया। और अफीम वाला एक मैटर याद रखना कि किसानों को अफीम की खेती बंद करवा दी गई थी, इसकी वजह से जो नुकसान हुआ था वो उस नुकसान की भरपाई चाहते थे। ये हमने मेवाड़ रियासत के 3 किसान आंदोलन पढ़े, 2 जागीर में बिजोलिया और बेगू, एक खालसा के अंदर आंदोलन पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं अब अपने बूंदी रियासत के अंदर चलते हैं। बूंदी या इसी किसान आंदोलन का एक नाम और बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है इसको। यह भी एक तरीके से खालसा क्षेत्र का ही है। किसान आंदोलन के कारण क्या होंगे? टैक्स ज्यादा, बिजोलिया में 84, बेगू में 53, यहां 25, भू राजस्व ज्यादा हुआ करता था, वही लाटा कुंता, बेगार, या एक समस्या और थी। 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, और मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर के टाइम में टैक्स वगैरह लिए जाते थे, तो लोगों पर युद्ध कर लगा दिया गया था। फिर और बड़ी बात, यहां जो जितने भी अधिकारी थे वो बिना रिश्वत के तो कोई काम ही नहीं कर रहे थे, इसलिए बूंदी में बड़ा मुद्दा जो था वो करप्शन था, रिश्वत थी कि नहीं यार रिश्वत वगैरह ली जा रही है, हम इसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो इस रिश्वत के खिलाफ भी वो लोग उठ खड़े हुए थे। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा अलग से याद रखना आप। बूंदी के अंदर भ्रष्टाचार वाला पॉइंट ज्यादा याद रखना आप, कि यहाँ पे रिश्वत की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से भी जो किसान थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब जगह जब किसान पंचायतें वगैरह बन रही थी तो यहां पर भी किसान पंचायत बनी, और यहां पर भी किसान पंचायत बनाने वाला आदमी वही साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत बनाई थी 1920 में। साधु सीताराम दास अब सीख गए थे आंदोलन करने, कि बिजोलिया में पहले तो सीधा ही कह दिया था नानजी पटेल, ठाकरी पटेल जाओ और बात करके आओ। अब उनको पता था बात से नहीं भाई, विजय सिंह जी आए, विजय सिंह जी ने आके अपने पंचायतें बनाई, अपने जैसे किसान पंचायत बनाई, वैसे डाबी किसान पंचायत बना दो। डाबी वहां पर एक गांव था, उनको यह भी पता था कि अपने जब ऊपरमाल पंच बोर्ड बना तो उसके अध्यक्ष मन्ना पटेल बने थे, यहाँ पर भी किसी ना किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। किसानों को पूछा भाई किसको अध्यक्ष बनाए, किसानों ने कहा हरला भड़क को अध्यक्ष बना दो। हरला भड़क को अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए का आदमी, वरना तो अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, भड़क जाएगा फालतू में, आप तो हमारे हरला भड़क को बना दो। हरला भड़क अध्यक्ष थे, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में डाबी किसान पंचायत यहां पर बनाई गई थी। आंदोलन वास्तव में यहां पर शुरू हुआ था अप्रैल में, अप्रैल 1922 में नैनूराम शर्मा यहां से आंदोलन शुरू करते हैं। नैनूराम शर्मा हाड़ौती क्षेत्र के एक बड़े नेता हुआ करते, ये भी राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए। देख लो राजस्थान सेवा संघ वापस आ रहा है, सब किसान आंदोलनों में राजस्थान सेवा संघ की भूमिका है। अब कई बार कोई सिंपल क्वेश्चन ही पूछ ले, राजस्थान का वह राजनीतिक संगठन जो वहां के किसान आंदोलनों में अपनी महती भूमिका निभाता है, तो राजस्थान सेवा संघ। नैनूराम शर्मा सदस्य हुआ करते थे। इनको कहा कि भाई विजय सिंह पथिक देख रहे हैं आपके बिजोलिया, रामनारायण चौधरी देख रहे हैं आपके बेगू, और नैनूराम जी कहा नैनूराम जी आप हाड़ौती के हो, जाके हाड़ौती संभालो। नैनूराम जी ने कहा ठीक है। बातें सारी उधर से सीखी हुई थी। अब मैंने वो बताया कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, और असहयोग आंदोलन में गांधी जी कई ऐसे प्रयोग कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर।
कि हम गवर्नमेंट का तो बॉयकॉट करेंगे और हमारे स्तर पे कुछ नए क्रिएटिव प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे जिससे हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। हम खादी पहनेंगे तो हमारे हाथ से कटा हुआ कपड़ा पहनेंगे, स्वावलंबन को बढ़ावा मिलेगा, और विदेशी कपड़ा नहीं खरीदा जाएगा तो उनके नुकसान होगा, लगान नहीं दिए जाएंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। चीजें जुड़ी हुई है सब आपस के अंदर, कि उधर जो भारत में चल रहा है उसका प्रभाव राजस्थान पर पड़ रहा है, तो फॉरेन गुड्स जितनी भी उनका बॉयकॉट किया जाएगा। जंगल कर नहीं देंगे, कि पशु चराने के लिए जंगल में जाया करते थे तो उसमें भी टैक्स लग जाया करता था, कि आप जंगल के अंदर पशु चराओगे तो उस पर टैक्स लगेगा। राजकीय चारागाह भूमि जो है, सरकार ने जिस भूमि को ग्रास लैंड घोषित कर रखा है, कि गोचर, गोचर समझते हो, सरकार के द्वारा छोड़ा जाता है, भाई ये गोचर है, इस गोचर पे किसान कब्जा करेंगे, किसानों की भूमि, इस पे किस बात का टैक्स है? सभी भूमि गोपाल की, किसानों का कब्जा होना चाहिए इस पे। सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाएगा। हम अपनी किसान पंचायतें बनाएंगे, सरकारी न्यायालय में नहीं जाएंगे तो कहां जाओगे, तो हम किसान पंचायतें बना लेंगे। इन लोगों ने अपनी किसान पंचायतें बनाई, डाबी में, बरड़ में, ये जगह के नाम है जहां जहां पर बनी थी, बरुंगन में, गरदड़ा में, याद रखना गरदड़ा, मैं आगे और पढ़ाऊंगा। बूंदी की एक ऐसी साइट है जहां से हमें खूब सारी रॉक पेंटिंग्स वगैरह मिली है, तो गरदड़ा का नाम आगे और आएगा। इन सब जगह पे किसान पंचायतें बनी थी। कौन कौन सी जगह? डाबी, बरड़, बरुंगन, गरदड़ा, किसान पंचायतें बनाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के तो कोर्ट में जाएंगे नहीं, गवर्नमेंट के कोर्ट में नहीं जाएंगे तो बाद में अपने कोर्ट खुद बनाओ, उन कोर्ट के अंदर अपने काम काज करो। ये सब बातें सरकार को पता चल रही थी, सरकार ने कहा अच्छा ये सब हो रहा है। और एक दिन डाबी नाम के गांव में, जहां पे किसान पंचायत भी बनी हुई थी, किसान इकट्ठे हो रखे थे। 2 अप्रैल 1923, 2 अप्रैल 1923 को किसानों की एक मीटिंग चल रही थी। पुलिस के एक अधिकारी हुआ करते थे, इकराम हुसैन, इकराम याद रह जाएगा नाम, पुलिस ऑफिसर। और इकराम हुसैन ने ऑर्डर दिए फायरिंग की जाए। 2 किसान इसमें भी शहीद हुए थे, मार्टियर्स। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर नाम के 2 किसान थे, वो इसके अंदर शहीद हो गए थे। कहते हैं कि नानक जी भील उस समय गीत गा रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे, गोली लगी और उसमें शहीद हो गए। कुल मिला के गीत पूरा गाने नहीं दिया इन लोगों ने, याद रखना भाई। उधर रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ थे, वो 13 जुलाई 1923 की बात है, ये 2 अप्रैल 1923 की बात है, जहां पे इकराम हुसैन की फायरिंग में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर नाम के 2 किसान शहीद हो जाते हैं। इन नानक जी भील को संबोधित करते हुए माणिक्यलाल वर्मा, जो कि अपने मेवाड़ के एक बड़े नेता थे, उन्होंने बाद में गीत लिखा था इनकी याद में। माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा था, अर्जी, तो ये भी याद रखना कि खुद तो नानक जी भील उस समय झंडा गीत गा रहे थे जब ये शहीद हो जाते हैं, बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने इनकी याद में अर्जी नाम का गीत लिखा था। माणिक्यलाल वर्मा वैसे भी गीत गाने के लिए फेमस थे, और माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी एक गीत गाया था, पंछीड़ा, पंछीड़ा गीत गाया था। इन किसान आंदोलनों की ये भी एक बड़ी जोरदार सी बात थी कि कल्चरल एक्टिविटीज भी साथ में करवाई जाती थी, ताकि लोग बोर नहीं हो भाई, वरना लंबे लंबे किसान आंदोलन चले तो जनता बोर हो जाए। बिजोलिया 44 साल चला यार, तो माणिक्यलाल वर्मा पंछीड़ा गाया करते। माणिक्यलाल वर्मा नहीं, प्रेमचंद भील जिनका हमने नाम पढ़ा था, एक इसमें भी हम नेता का नाम पढ़ेंगे, भंवरलाल जी, ये सब लोग भी खूब सारे गीत याद थे इनको, और ये गीतों के माध्यम से लोगों में जोश भरते और लोगों को कहते कि नहीं हम डटे रहेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा मनोरंजन हो जाता है साथ के अंदर, तो लोग टिके रहते हैं जी वहां पे। तो याद रखना भाई, 2 किसान शहीद हुए थे, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे उस टाइम। ये सब बातें अभी तो राजस्थान सेवा संघ वालों को जैसे पता चला, ननूराम शर्मा जी ने फोन किया कि साहब ऐसे ऐसे मामला चल रहा है यहाँ पे, तो उनकी तरफ से 2 लोग बातचीत करने के लिए, राजस्थान सेवा संघ की तरफ से 2 लोग आए यहाँ पे, रामनारायण चौधरी और एक थे सत्य भक्त, ये दोनों यहां पर है। इन्होंने आगे किसानों से बातचीत की, सारा मामला समझा, और सारा मामला समझ के अखबारों के अंदर निकाला इसको, जब अखबारों के अंदर पेश किया, तो सरकार हिली, सरकार को लगाया लफड़ा है, और सरकार ने कमीशन बनाया यहाँ पे। पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरों लाल, उसके 3 सदस्य थे, इनके नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया। तो याद रखना, राजस्थान सेवा संघ के 2 सदस्य रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त ने आके इस किसान आंदोलन को कवर करना शुरू किया, किसानों को और एकजुट करना शुरू किया, अखबारों के माध्यम से इनके अत्याचारों को बताना शुरू किया। तो सरकार ने कमीशन बना दिया पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरों लाल के नेतृत्व में। कमीशन तो वैसे ही क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लिपापोती सी कर देगी कमीशन के अंदर, कुछ बातें मान ली कुछ नहीं मानी, पर 1927 तक जाते जाते यह आंदोलन खुद ही बंद हो गया था।
कारण ये था 1927 में क्यों बंद हो गया, बड़ी जोरदार चीज है, याद रखना, मैं आगे फिर बताऊंगा। 1927 में उधर विजय सिंह पथिक जेल से वापस बाहर आए थे और उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ के जो नेता थे इनमें आपस में बननी बंद हो गई और बेसिकली विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच में मतभेद होने लग गए थे। इसलिए 27 में राजस्थान सेवा संघ के बंद होते ही विजय सिंह पथिक बिजोलिया से भी बाहर निकलते हैं और बूंदी वाला किसान आंदोलन भी उसके बाद बंद हो जाता है। तो बूंदी किसान आंदोलन के बंद होने की एक बड़ी वजह राजस्थान सेवा संघ का खत्म होना था या राजस्थान सेवा संघ का टूटना था या उसका पतन था अपने आप। तीन बातें 27 में, राजस्थान सेवा संघ का समाप्त होना, 27 में पथिक जी का बिजोलिया किसान आंदोलन छोड़ना और 27 के अंदर ही आपके बूंदी किसान आंदोलन का बंद होना है। ये बातें दोनों तीनों याद रहनी चाहिए भाई आपके। इस आंदोलन में नेता कौन थे, तो नैनूराम शर्मा जिनका हम नाम पढ़ रहे थे, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार, इनके नाम भी याद रख लेना। ये लोग इस किसान आंदोलन के नेता थे मुख्य। राजस्थान सेवा संघ वाले चला रहे थे पर 27 में राजस्थान सेवा संघ ही टूट गया तो किसान आंदोलन धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। हालांकि किसानों ने एक बार फिर 1936 के आसपास में जाके जोश दिखाया वापस, और 36 के आसपास में जोश इसलिए दिखाया कि वापस एक बार लगान बढ़ा दिए गए थे। क्यों 36 में वापस क्या लगान बढ़ा दी, वापस एक चराई कर लगा दिया गया था, वही पशुओं को चराओगे तो कर लगाया जाएगा, बीच में बंद कर लिया था इन्होंने। राजकीय चारागाह जो था जिस पर किसानों ने कब्जे कर लिए थे, अब सरकार वापस कब्जे कर लेती, गवर्नमेंट जो भी ग्रासलैंड थी उस पर वापस सरकारी कब्जा हो गया, पहले किसान कब्जा कर लेते हैं बीच में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वापस युद्ध कर लिया जाने लगा था, युद्ध कर वगैरह लगाए जा रहे थे और इन सब वजह से किसान परेशान थे। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली बूंदी के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पर लगभग 500 किसानों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ और इसके अंदर गुर्जर किसान, ये और याद रखना, ये बूंदी किसान आंदोलन में ज्यादातर जो थे वो गुर्जर किसान थे, पर यहां पर इस हिंडोली सम्मेलन में मीणा किसानों ने भी भाग लिया था। लगभग 90 गांव के 500 लोग इसमें इकट्ठे हुए थे, जिसमें गुर्जर और मीणा दोनों किसान थे। वैसे बेसिकली जो ये आपका दूसरा बूंदी किसान आंदोलन है, ये गुर्जरों का आंदोलन था कि बिजोलिया और बेगू में जहां ज्यादातर किसान धाकड़ किसान हुआ करते थे, वहीं पे बूंदी किसान आंदोलन में जो ज्यादातर किसान थे गुर्जर थे, पर हिंडोली वाले सम्मेलन में मीणाओं ने भी भाग लिया था। ये वहां पर एक मंदिर पड़ता है हुडेश्वर महादेव, उस हुडेश्वर महादेव नाम के मंदिर के अंदर हुआ था। ये मंदिरों के नाम याद रखना भाई, भैरुकुंड, हुडेश्वर महादेव, कामेश्वर मंदिर, सुगाली माता मंदिर, कई जगह पढ़े हैं देखो हमने, ये सब नाम याद रहे। यहाँ पर ये सम्मेलन बाद में किया गया था और इन्होंने इन चीजों का विरोध किया, धीरे धीरे ये चीजें भी मान ली गई। हालांकि 45 के आसपास जाके आंदोलन बंद हुआ था, पर हो गया था। इस आंदोलन की एक और बड़ी जोरदार विशेषता, इसमें महिलाओं ने बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महिलाओं का सर्वाधिक पार्टिसिपेशन इस बूंदी किसान आंदोलन में दिखाई देता है। हालांकि बिजोलिया बेगू में भी महिलाएं थी, रामनारायण चौधरी इन तीनों में जुड़े हुए हैं और रामनारायण चौधरी की पत्नी थे अंजना देवी चौधरी, और अंजना देवी चौधरी इन सब आंदोलनों के अंदर शामिल थे। इवन अंजना देवी चौधरी तो अपने राजस्थान की पहली महिला है जो जेल गई है इन राजनीतिक आंदोलनों के दौरान, इन किसान आंदोलनों के दौरान, तो वो जुड़े हुए थे। पर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा था, कारण भी था कि यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार की कई घटनाएं ऐसी हुई थी, इसलिए राजस्थान सेवा संघ ने तो महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाओं को भी बाकायदा पर्चे वगैरह बंटवाए थे कि किस प्रकार बूंदी की सरकार शोषण कर रही है। पर बाद में धीरे धीरे सरकार ने थोड़ी बातें मान ली, आंदोलन बंद हो जाता है। मैं थोड़ी सी 2-4 चीजें और बताऊं। देखो, एक तो बूंदी किसान आंदोलन जो था ये उतना सफल नहीं हो पाया था जितना सफल जो थे बिजोलिया और बेगू वाले जो किसान आंदोलन सफल हुए थे, उतना सफल नहीं हो पाया था। तो क्या कारण थे उतना सफल नहीं हो पाया था? तो हम जब कारण पढ़ते हैं तो हम कारण पढ़ते हैं कि एक तो यहां पर जो था उतना उचित नेतृत्व नहीं मिल पाया। जितनी अच्छी लीडरशिप, कैपेबल लीडरशिप बिजोलिया बूंदी के अंदर थी, बिजोलिया बेगू के अंदर थी, उतनी नहीं मिल पाई थी। राजस्थान सेवा संघ ने भी उतना ढंग से इनको सपोर्ट नहीं किया था जितना वहां पे वो सपोर्ट कर रहे थे। वहां तो रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक खुद दो बड़े नेता वही थे, यहां पर तो नैनूराम शर्मा को भेजा उन लोगों ने, तो ये बड़ी सी बात है। फिर ये उसमें ना धाकड़ों के साथ बाकी किसान भी आए थे। यहां पर ज्यादातर टाइम में ये गुर्जरों तक सीमित हो गया था, गुर्जर किसान ही ज्यादा थे, गुर्जरों तक सीमित हो गया था। पर इस किसान आंदोलन की एक बड़ी जोरदार मैं बात बताऊंगा, इस किसान आंदोलन के दौरान गुर्जरों ने सामाजिक सुधार किए थे, सोशल रिफॉर्म खूब सारे किए थे इन लोगों ने।
तो ये भी याद रखना कि कौन से किसान आंदोलन में सामाजिक सुधार भी किए गए थे। तो कारण भी थे। 36 में जब दोबारा आंदोलन शुरू हुआ था ना, तो सरकार ने एक कुरीति पर रोक लगा दी थी, नुक्ता प्रथा। ये नुक्ता वही है भाई, मृत्यु भोज को अपने यहाँ पे नुक्ता भी बोला करते थे। तो इस नुक्ता प्रथा पे रोक लगा दी थी। किसानों का यह कहना था कि सरकार कौन होती है हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में रोक लगाने वाली। तो एक बार तो हालांकि किसान सरकार के खिलाफ गए थे, पर फिर किसानों को समझ में आया कि चीजें तो गलत है, और उन लोगों ने भी इनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, इनका विरोध करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये चीजें गलत है। तो गुर्जरों ने खुद में ही अपने सामाजिक सुधार करने शुरू कर दिए थे। मैं जब भरतपुर और धौलपुर देखता हूं कि 57 की क्रांति में गुर्जर वहां पर आंदोलन कर देते हैं, मैं जब बूंदी का किसान आंदोलन देखता हूं कि गुर्जरों ने बड़ी संख्या में एक आंदोलन किया, तब याद आता है कि यार गुर्जर जाति जो जीवटता वाली जाति है, इस मामले में वीर गुर्जर है, इतिहास पुराना है आंदोलन करने का। इसलिए हम देखते हैं कि आरक्षण वाले आंदोलनों में भी सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा हिट यदि कोई आरक्षण आंदोलन हुआ था तो गुर्जरों वाला हुआ था। सब जातियों ने अपने अपने स्तर पे सब करते ही है, पर गुर्जरों वाले को जो हाइप मिली थी वैसी हमें दोबारा देखने को नहीं मिली, या उससे पहले भी कोई ऐसा नहीं सुना गया था। आगे तो क्या पता कोई दूसरा हो जाए, पर वो उस समय नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, मतलब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का नाम पूरा भारत जानने लग गया था। और वो तो मैं कभी मैंने बात बताई हो गया, नहीं बताई तो बताऊं आपको कि 2014 के आसपास में सिविल सर्विस के जो स्टूडेंट थे, आईएएस का जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट थे, उन लोगों ने दिल्ली में एक आंदोलन चलाया था, सीसेट मूवमेंट चलाया था। और वो सीसेट मूवमेंट क्या था, तो कि जो फर्स्ट पेपर आता था, प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर आया करता था, सॉरी सेकंड पेपर जो आया करता था, उस सेकंड पेपर के अंदर मैथमेटिक्स आया करती थी, इसलिए वो इंजीनियरिंग वालों के पक्ष में झुका हुआ था। थोड़ा इंग्लिश आया करती थी, इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों के पक्ष में झुका हुआ था। इसलिए रूरल बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटीज के लोगों की मांग थी। वैसा भी यार हमारा भी ध्यान रखा जाए, आप एक फुटबॉल का मैदान दे रहे हो जिसमें कुछ लोग ऊंचे खड़े हैं, कुछ लोग नीचे खड़े हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की भी तो कोई चीज होती है। इसलिए रूरल बैकग्राउंड वाले, हिंदी मीडियम वाले आंदोलन चला रहे थे उस टाइम। बेसिकली यूपी बिहारी स्टूडेंट ज्यादा थे, क्योंकि सिविल की तैयारी करने वाले वो लोग दिल्ली के अंदर ज्यादा होते हैं, और मुझे लगता है उन लोगों में राजनीतिक चेतना भी थोड़ी सी ज्यादा ही होती है उस साइड वाले लोगों के अंदर। पर मैं उन दिनों के अंदर दिल्ली था, तो अपने को लगता है कि यार आंदोलन चले, और युवा मन यदि आंदोलन में जाने के लिए नहीं मचले तो खून नहीं है वो पानी है, बात वाली फीलिंग आ जाए कि किसने फ्रांसीसी क्रांति के लिए किसकी लाइन है। मैं भूल गया कि वह कितना खुशनसीब था जो फ्रांसीसी क्रांति के समय जिंदा था, और उससे भी ज्यादा खुशनसीब वो थे जो उस समय जवान भी थे, युवा भी थे, जिन्होंने उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर भाग लिया होगा। तो अपने भी उसके अंदर जाया करते थे। स्टूडेंट मूवमेंट होते हैं तो गिरफ्तारियां भी दो। तो मुझे याद है एक बार हम गिरफ्तारी दी कुछ लोगों ने, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पड़ता है दिल्ली के अंदर, वहां पे रात रात रुके थे, थाने के अंदर रुके जाके। वहां पर जब बैठे थे तो योगेंद्र यादव, जो ये आम आदमी पार्टी में पहले नेता हुआ करते थे, बाद में अपनी स्वराज इंडिया नाम की पार्टी बना रखी है, अब किसान आंदोलनों में भी आप उनके देखते रहते हो, वो हमारे नेता थे। उस दिन गिरफ्तारी के टाइम में उनके नेतृत्व में हम गिरफ्तारी दे रहे थे। तो रात को वहां बैठे हुए थे, तो बात आई कि भाई क्या किया जाना चाहिए और आगे आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार तो नहीं मान रही बात अपनी, ज्ञापन दे दिए, आंदोलन कर लिए, और कोई तरीका हो तो यूपी बिहार वाले बोले कि अब तो एक ही तरीका बचा है, चक्का जाम करना पड़ेगा, ब्लॉक कर देंगे सब कुछ। यूपी बिहार वालों के लफड़ा है, उनसे ओ नहीं बोले जाते, डॉक्टर ब्लॉक ये होते हैं तो ब्लॉक ही बोलेंगे, ऑप्शन नहीं ऑप्शन ही बोलेंगे। तो अब तो ब्लॉक कर देंगे हम सब कुछ। तो कौन ब्लॉक करेगा? तो उस समय इस बार वो चुनाव हार गए। बिहार में एक पार्टी है जन अधिकार मोर्चा, उसके नेता है पप्पू यादव, वो हमारे आंदोलन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। उस टाइम वो थाने में हमारे साथ थे। रात के 2-2:30 बजे की आसपास की बात है, वो आए थे। वो और उनकी वाइफ दोनों 2014 में जीते हुए थे। उनकी वाइफ रंजिता रंजन और वो पप्पू यादव जो है वो खुद उस टाइम लालू वाली पार्टी से जीते थे, और उनकी वाइफ कांग्रेस के अंदर है। तो बड़े नेता सांसद थे दोनों पति पत्नी, तो आंदोलन के अंदर आया करते थे वहां पर। तो पप्पू यादव ने कहा कि बिहार तो पूरा हम जाम कर देंगे, कोनो ट्रेन चलेगी नहीं, 24 अगस्त को आपका एग्जाम है, सारा ट्रेन ही नहीं चलने देंगे, स्टूडेंट लोग जब इधर से उधर ही नहीं जा पाएगा तो फिर तो खत्म हो गया ना खेल पूरा। इतने में हमारे साथ कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश तो पूरा राकेश भैया ब्लॉक कर देंगे। राकेश भैया कौन? तो आप किसान आंदोलन के अंदर जो एक बड़े नेता देख रहे हैं, राकेश टिकैत, ये हमसे 2-3 दिन पहले ही मिलके गए थे। उस आंदोलन के दौरान हमें आम दे के गए थे अपने कहतों के। तो इन्होंने कहा भी था कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बता देना। तो उनको याद है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश तो
उत्तर प्रदेश नहीं बोला जाता, उत्तर प्रदेश ही बोलेंगे। उत्तर प्रदेश तो पूरा राकेश टिकैत है, वो कर देंगे। ठीक है, यूपी बिहार 2 बड़े स्टेट आप बंद करवा रहे हो, और कौन सा स्टेट बंद करवाया जाए? तो राजस्थान भी तो बंद करवाइए। अब राजस्थान का उस दिन वहां पर एक बंदा मैं ही था, एक योगेंद्र जी मान सकते हैं आप। योगेंद्र जी की पूरी एजुकेशन अपने गंगानगर से हुई है, उनकी बीएससी गंगानगर से की हुई है। और योगेंद्र जी इसलिए मेरा थोड़ा यूं रखते भी थे हमेशा कि भाई ये अपने राजस्थान का बंदा है। तो हम 2 ही थे ले देके, मैं स्टूडेंट मान लो पूरा, वो नेता मान लो, और सबकी नजर मेरी तरफ उठी कि राजूर भाई अब राजस्थान तो बंद करवाना पड़ेगा। ना 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 ना, शांति प्रिय लोग है, देखो ये चक्का जाम टाइप वाली बातें आपकी साइड में होती होगी, हम ऐसी बातें नहीं करते। मैंने ऐसा कोई आंदोलन देखा भी नहीं हमारे जिसके अंदर ऐसा ये बंद हो जाता हो। इतने में एक हमारे झारखंड के नेता हुआ करते थे, वो बोले कितना झूठ बोलते हैं राजवीरा, कैसे नहीं हुआ? ये राजस्थान ने तो सिखाया है कि चक्का जाम कैसे किए जाए। अब मेरे दिमाग में नहीं आया कि यार राजस्थान ने कैसे सिखा दिया होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नहीं, हम अभी पता लगाते हैं। तुम्हारे तो एक नेता है जिनका काम ही चक्का जाम करना है, और वो कभी जब जी में आता है तब चक्का जाम कर देते हैं। मैं यार कौन नेता है ऐसा, कौन कर देता है? मेरे दिमाग में सारे घूम गए उस टाइम जो बड़े बड़े नेता थे अपने। वसुंधरा जी ने कभी ऐसा किया नहीं होगा, अशोक जी ने भी मुझे नहीं लगता कभी कहा होगा जाओ रोड के ऊपर चक्का जाम करेंगे। नहीं नहीं यार, हमारा तो ऐसा कभी नहीं हुआ कुछ भी। साइड में गए 2-2:30 बजे, उन्होंने अपने किसी राजस्थान के दोस्त को फोन करके जगाया, उससे पूछा कि वो कौन नेता है जो तुम्हारे ऐसे ऐसे कर देता है। उधर से नाम सुनकर मुझे कहा कि हम बताएं कौन है जो पूरा राजस्थान बंद कर सकता है। मैं हाँ, कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला बंद कर सकते हैं। अब तो मेरे दिमाग में हाथों आधार है, मगर ये कर्नल साहब का नाम ले रहे थे और अपने दिमाग से आउट हो गया। और मुझे लगता है अपने पश्चिमी राजस्थान के हैं तो इधर यार ध्यान गया नहीं इतने बड़े नेता पर मैंने उनको फिर कहा कि कर्नल साहब को जैसे आप समझ रहे हो वैसे आदमी नहीं है कि यूं कोई अराजक तत्व थोड़े है जो उठ के कभी आए और आके कदे कि लो साहब कर दें। उनकी एक वाजिब मांग है, अपनी कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर उनका आंदोलन चलता है और वो लोग करते हैं। पर उस दिन मुझे एक एहसास हुआ, हालांकि उन्होंने मेरी बात को पूरा यूं इग्नोर मारा, उन्होंने कहा कि तुम नहीं, हम करवा लेंगे। पर मुझे एहसास हुआ कि यार कर्नल साहब कितने फेमस हो गए, कितने लोग उनको बाहर जानते हैं। ये तो उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम था, हम उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कई बात है। मैंने भी बीच में साल भर पहले जब लॉकडाउन नहीं लगा था उससे पहले मैंने अखबार के अंदर एक दिन कहीं पढ़ा था, आंदोलन गुर्जरों वाला आपने देखते हैं कि लंबे समय से चला आ रहा है, कभी सरकार मांगे मानती है नहीं मानती, खूब सारे उसमें दांव पेंच लगे रहते हैं, कभी कोर्ट के अंदर फंस जाता है। बीच में भी कर्नल साहब का एक स्टेटमेंट था, अखबार वालों ने ऐसा लिखा था, दिया ही होगा उन्होंने, कि अब गुर्जर समाज को सामाजिक सुधारों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमें बेसिकली एजुकेशन और हेल्थ पे अपना पूरा कंसंट्रेशन करना चाहिए, और हम जो बाकी चीजों में जो खर्चे करते हैं, दहेज के अंदर खर्चा करते हैं, कोई बात छुच्छक मायरों में जो खर्चे करते हैं, जो नुक्तों में खर्चा करते हैं, इसको बंद किया जाना चाहिए। और हमें अपने बच्चों के एजुकेशन और हमें अपने बच्चों के हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। हट्टे कट्टे लोगों फौज पुलिस के अंदर जाएंगे, पढ़ेंगे तो बाकी नौकरियों के अंदर जाएंगे। ये भी अब समाज के लिए जरूरी है। मुझे वापस एक बार बूंदी किसान आंदोलन याद आया उस अखबार की खबरें पढ़ के, और मुझे लगा कि यार यदि यह बंदा यह काम बड़े स्तर पर करने में कामयाब हो गए, जिस प्रकार से इन्होंने आरक्षण का पॉलिटिकल मूवमेंट चलाया है, उसी प्रकार यदि ये चला दिया, मुझे लगता है वो गुर्जरों के एक नए लोक देवता के रूप में स्थापित होंगे। और कम से कम उस रूप में उस आदमी को माना जाना चाहिए कि न केवल वो पॉलिटिकल एवेकनिंग लेके आए थे, बल्कि सोशल रिफॉर्म के अंदर भी बंदे की रुचि उतनी ही अधिक रही है। तो ये बूंदी वाले में भी गुर्जरों ने यहाँ पर ये किया था। मैंने दोनों किसान आंदोलन पढ़ा है। मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, आप इन दोनों किसान आंदोलनों के आधार पर ये अंतर बताना कि मेवाड़ के और बूंदी के जो किसान आंदोलन है, या बिजोलिया बेगू के जो किसान आंदोलन है और बूंदी के किसान आंदोलन है, इनके अंदर आपको क्या अंतर दिखाई देते हैं? कोई 5 अंतर आप अपने हिसाब से लिखना, अगली क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा, मैं बता दूंगा।